The topic of today is pseudostratified columnar epithelia. Do you know what is the significance of this epithelia? This epithelia is of great importance for your medical exam. It is false. Pseudo means false. Stratified means stratification. माने ये यूनिलेयर्ड एपिथेलिया है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स एंड डिफरेंशियल लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस इन दैट एपिथेलिया, ये पूरा एपिथेलिया स्ट्रैटिफाइड दिखता है, मल्टीलेयर्ड दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया। ये कहाँ पाया जाता है, ये इसके फंक्शन क्या हैं, इनके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स और स्पेसिफिकेशंस इसके साथ क्या हैं, वो आज के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर एपिथेलिया, pseudostratified epithelia. This is the important epithelia that is described on board. Shows false stratification due to unequal size of the cell, and the nuclear position of the nucleus is also different. Because of this differential position of the nucleus, cells appear like a stratified matter. Hence, the name of that epithelium is known as pseudostratified epithelium. ओवल न्यूक्लियस इलोंगेटेड सेल में होता है, और राउंड न्यूक्लियस जो होता है, जो नीचे वाले सेल में है, जिसको कहा जाए कि शॉर्ट सेल है, उसमें पाया जाता है। इस तरह के सेल पूरे इस एपिथेलिया में जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस एपिथेलिया में खास बात क्या है कि इस एपिथेलिया में गॉबलेट सेल्स भी एसोसिएटेड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे एपिथेलिया रेस्ट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, और चूंकि ये सिंगल लेयर्ड है, इसलिए ये भी एक टाइप है सिंपल एपिथेलिया। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट आउट किया गया कि न्यूक्लियाई लाई एट डिफरेंट लेवल इन डिफरेंट सेल। यहाँ पर देख रहे हैं न्यूक्लियाई दोनों सेल में, यहाँ लॉन्ग सेल में ओवल न्यूक्लियस है, यहाँ शॉर्ट सेल में राउंड न्यूक्लियस है। ये देख रहे हैं। इस छोटे सेल का काम क्या है? अगर बड़े सेल में कोई भी डैमेज होता है, कोई भी डिजेनरेटिव चेंज होता है, तो इस छोटे सेल के माइटोटिक एक्टिविटी से वो बड़ा सेल फिर से बन जाता है। तो these are the specific qualities of the short cell or a small cell associated with that epithelia, and the division is of mitotic type for such type of replacement. This is the very important point for this epithelia. Mitotic activity involved in the mitotic activity of a small cell is of great significance for the repairing of the damaged cell in the pseudostratified columnar epithelia. This is a very important phenomena. ये क्यों important है? Just I am telling about that particular fact. Mitotic activity, as you know it is a question division, और ये repairing में involved होता है, and some specification I am going to describe on another page. Pseudostratified epithelia. It is divided into two parts. Dear students, analyze it. It is of two types or two parts. Ciliated pseudostratified columnar epithelia. ये ऐसा pseudostratified epithelia जिसमें कि cilia present है, and then where it is actually located, यहाँ पर it is associated with the trachea. ये म्यूकस को प्रोपेल करके बाहर निकालता है due to movement of the cilia associated with that epithelia. और कहिए ciliated pseudostratified columnar epithelia. सेकेंड वन जो एपिथेलिया है वो नॉन सिलिएटेड pseudostratified columnar epithelia है। इसका भी एक लोकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बताने जा रहे हैं। लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम लोग देखते हैं, तो ये पर्टिकुलर एपिथेलिया एंडोमेट्रियम से भी एसोसिएटेड है। इट इज नॉन सिलेटेड, पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
in non-ciliated pseudostratified columnar epithelia एंडोमेट्रियम से लिंक्ड है, जहां पर ये ट्यूब्यूलर ग्लैंड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू. नेक्स्ट वन कि दिस पर्टिकुलर एपिथेलिया इज आल्सो एसोसिएटेड विद द पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड. इट इज आल्सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये सब क्वेश्चन आते हैं कि दे दिया जाएगा कि नॉन सिलिएटेड कहाँ पाए जाते हैं, सिलिएटेड कहाँ पाए जाते हैं, उनके फंक्शन क्या है. ये बहुत इंपॉर्टेंट. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम डिस्क्राइब करेंगे, जेनेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिथेलिया. तो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में भी ये एपिथेलिया पाया जाता है, यूरिथ्रा में भी ये एपिथेलिया पाया जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोस्टेट में भी पाया जाता है ये एपिथेलिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अगर इस एपिथेलिया से, नॉन सिलिएटेड एपिथेलिया में अगर स्टीरियोसीलिया जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में इनका लोकलाइजेशन एक स्पेसिफिक पार्ट में हो जाता है, एंड दैट पार्ट इज नोन एज एपिडाइडिमिस. एपिडाइडिमिस में ये लोकेट होता है, और इस पर्टिकुलर जो स्टीरियोसीलिया है वो माइक्रोविलाई नहीं है, ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर के साइटोस्केलेटन एक्टिन टाइप के होते हैं. एक्टिन साइटोस्केलेटन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. इनके सरफेस पर ये जो प्रेजेंट होता है नॉन मोटाइल सीलिया, इनके सरफेस पर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है. दिस इज द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ स्टीरियोसीलिया, नॉन मोटाइल. और ये स्पेसिफिकली डिजेनरेटिव रिस्पॉन्स को एब्जॉर्ब करने में एपिडाइडिमिस में खास तौर पर मदद करते हैं. ये रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी में इसको मेंशन किया जाएगा, बट आई एम डिस्क्राइबिंग हियर टुडे. This is a very important aspect about the epithelia. Now I am going to describe some important aspect of genetics associated with that epithelia. Dear students, I am talking about the genetics of epithelia, especially very important for your medical examination. That genetics is associated with the cystic fibrosis, a type of disease. It is a chloride conductance channel. It is a type of ABC transporter, ATP binding cassette protein transporter. ये जहाँ जहाँ ये एपिथेलिया पाया जाता है, वहाँ स्पेसिफिकली इस तरह के ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं, जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर्स. ये 12 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन वाले जो हैं, ये पर्टिकुलर होता है रिसेप्टर CFTR, cystic fibrosis transmembrane regulator. It is synthesized by the expression of chromosome number 7. It is a type of autosomal recessive defect. ध्यान देंगे, autosomal recessive defect, ये डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है. इस बीमारी से क्लोराइड का कंडक्टेंस जो म्यूकस की तरफ होता वो होना बंद हो जाता है, और जिसकी वजह से क्लोराइड सेल के अंदर बढ़ जाता है, सोडियम सेल के अंदर इंक्रीज कर जाते हैं, और अंदर का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो जाता है सेल का, और बाहर से वाटर अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, और जो बाहर का सीलिया है उसका म्यूकस थिक होना शुरू हो जाता है. इस थिकनेस जैसे जैसे म्यूकस का बढ़ते जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, खास करके एपिथेलियम के सीलिया पर जब ये थिकनेस म्यूकस का बढ़ने लगता है, तो सीलिया की मूवमेंट बंद हो जाती है और सेकेंडरी इन्फेक्शन शुरू हो जाता है. उस इन्फेक्शन में कई बैक्टीरियल, कई ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बढ़ जाते हैं, ग्रोथ उनका इनहेंस हो जाता है, और वो ऑर्गेनिजम्स का नाम है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, वो ऑर्गेनिज्म का नाम है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa. These are the organisms associated with the defective channel, और वो चैनल का नाम है CFTR म्यूटेशन. ये म्यूटेशन ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर को दिखाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. Now here I am talking about the diagram. First, before description of that, before going to that diagram explained here, I have to talk about the important structure जहाँ से cystic fibrosis अपना प्रभाव डाल सकता है.
ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर तो डाल सकता ही है, ये हम लोग देख चुके हैं अभी के डिस्कशन में कि कैसे कैसे होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड हुआ, पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स हुए, इस पर भी इफेक्ट करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर ये एपिडाइडमिस के ग्रोथ को स्टॉप कर सकता है, वॉस डिफरेंस का ऑब्स्ट्रक्शन और डिजेनरेशन करा सकता है, यानी ये मेल में इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है अगर ये पर्टिकुलर बीमारी हो जाए तो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इम्प्लीकेशन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑन पर्टिकुलर पॉइंट। हमने एपिथेलिया को पॉइंट आउट किया, उसको डिजीज से लिंक किया, उसको जेनेटिक्स से लिंक कर रहे हैं, और जेनेटिक्स पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो ऑटोसोमल रिसेसिव, बी अटेंटिव फॉर दैट डियर स्टूडेंट्स प्लीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे लिंक्ड है। क्रोमोसोम नंबर 7 से ये इनकोडेड होता है। ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन 12 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसेस होते हैं इस पूरे प्रोटीन में, जो क्लोराइड कंडक्टेंस के लिए जाना जाता है। ये क्लोराइड सेल से बाहर निकलते हैं और सोडियम को अंदर जाने नहीं देते, यानी सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन नॉर्मली बाहर अधिक होता है, लेकिन अगर डिफेक्ट हो गया तो क्लोराइड बाहर निकल नहीं पाएगा, वो अंदर ही रह जाएगा और अंदर वाटर का एनवायरनमेंट बढ़ जाएगा। दिस आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, और ये स्टेरिलिटी कॉज करता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस डिजीज। नाउ द डायग्राम इज हियर। In this diagram, it is the part of the trachea. Is be attentive. I am telling about the trachea. It is windpipe, commonly known as windpipe. इस windpipe में जो एपिथेलिया पाया जाता है वो pseudo stratified columnar एपिथेलिया है। सीलिया आप देख रहे हैं, म्यूकस को प्रोपेल करके बाहर निकाल रहा है। ये नॉर्मल ड्यू कोर्स में है, और इस म्यूकस के प्रोबल्सन में CFTR अगर नॉर्मल है तो ये आसानी से काम हो रहा है। अगर ये डिफेक्टिव हुआ तो डिफेक्टिव होने के लिए इस तरफ CFTR का म्यूटेशन होना बहुत जरूरी होता है। ये म्यूटेशन कहाँ होता है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। इस सिस्टिक फाइब्रोसिस में, इन सिस्टिक फाइब्रोसिस CFTR का 508 पोजीशन के फिनाइल एलानिन का म्यूटेशन हो जाता है। This is a very important aspect of the induction of disease. Of course, it is autosomal recessive disease. जैसे म्यूटेशन हुआ, क्लोराइड कंडक्टेंस स्टॉप और वाटर रिटेंशन सेल में बढ़ जाता है, और म्यूकस की थिकनेस बढ़ जाती है। ध्यान दें, वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, म्यूकस का थिकनेस बढ़ जाएगा, और क्या होगा, सीलिया का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। म्यूकस के थिकनेस बढ़ जाएंगे, सीलिया का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, और सेकेंडरी इंफेक्शन ग्रो कर जाएंगे। कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ डेवलप कर जाएगा। नाउ द लिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, दिस टाइम राइटिंग हियर, लिस्ट ऑफ microbial infections. I am talking about the development of microbial infection during cystic fibrosis. वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, दैट पॉइंट इज Pseudomonas aeruginosa microorganism, Burkholderia cepacia microorganism, Staphylococcus aureus again type of microorganisms. इनका ग्रोथ बढ़ जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, और इसके पहले हमने डील कर दिया है कि ये इनफर्टिलिटी को भी डेवलप करा सकता है, एक्सोक्राइन फंक्शंस को भी इफेक्ट करता है, स्वेट ग्लैंड्स में कई तरह के फीचर्स को, क्लोराइड कंडक्टेंस को भी इफेक्ट कर ही देता है। तो ये सारी चीज ओवरऑल एक जेनेटिक पार्ट इंक्लूडिंग द क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ pseudo stratified epithelia with the help of CFTR gene expression located on the chromosome number 7. Now, this is the end of my topic today. Please like and subscribe my channel and gain more and more information for your examination point of view. Good luck.